अपने पास नंदलाल माहिया जी का बेयर क्रॉप के बारे में ये जानना चाहते हैं, कैसा रहेगा? अच्छा शेयर है तो पोर्टफ़ोलियो में 10% बाय किया जा सकता है क्या? पोर्टफ़ोलियो का 10% क्यों भई? मतलब ठीक है, अगर बेयर क्रॉप आपको अच्छा लग भी रहा है, तो 10% आप क्यों देना चाहते हैं इस शेयर को अपने पोर्टफ़ोलियो में? नंदलाल जी हमारे नियमित दर्शक हैं, तो सुमेश जी एक बार तो ये समझाइए पोर्टफ़ोलियो बनाने की जो बेसिक थ्योरी है। मतलब बेयर क्रॉप साइंसेज़ पे आएँगे बाद में, लेकिन पहले ये समझाइए, पोर्टफ़ोलियो जब बनाना है, उसमें किसी शेयर का मैक्सिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए? देखिए, थियरी ये कहती है कि डाइवर्सिफ़िकेशन बेनिफिट के लिए 25 स्टॉक का जो नंबर उसके आस-पास का नंबर रहता है, वो ठीक रहता है। अगर आप देखें तो बीएसई सेंसेक्स जो बना है, वो 30 शेयर का इंडेक्स है, 30 शेयर्स का इंडेक्स। तो मैं जैसे इक्विटी पोर्टफोलियो जो क्लाइंट्स का मैं बनाता हूँ, उसमें 18 से 33 स्टॉक्स नॉर्मली मैं रखने की कोशिश करता हूँ। 33 मतलब 3%। 3% के नीचे में बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देखने को नहीं मिलता है। और आप ऊपर में समझ लें रफली 5% ऑफ द पोर्टफोलियो। तो इस रेंज में मैं कैप करता हूँ बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटीज़ उस हिसाब से बनानी पड़ती हैं। अब आप 10% के हिसाब से अगर आप इसको जगह देते हैं, तो या तो 10% के हिसाब से आपने जगह देना शुरू किया तो 10 स्टॉक में आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। या अगर आपने एक को 10% दे दिया और बाकी स्टॉक्स को ड्यू वेटेज नहीं दिया, तो आपका पोर्टफोलियो स्क्यूड हो जाएगा। मतलब वो कंप्लीट बायर क्रॉप साइंसेस के मूवमेंट पे डिपेंड करने लगेगा और ये भी रिस्क के हिसाब से ठीक नहीं। स्क्यूनेस पोर्टफोलियो में इतनी ठीक नहीं होती है। एफिशिएंट फ्रंटियर थ्योरी ये नहीं कहती। तो मेरे हिसाब से देखिए अपना-अपना तरीका है, ये उतना सैक्रोसैंक्ट कुछ नहीं होता है। लेकिन 3 टू 5% का जो एलोकेशन है डिपेंडिंग अपॉन मिड कैप या लार्ज कैप, आपका एलोकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में। कभी-कभी 10% के ऊपर भी एलोकेशन जाता है, लेकिन कैसे स्टॉक्स में जाता है? वैसे स्टॉक्स में जाता है जो स्टॉक्स शुरुआत हुए थे एज़ ग्रोथ स्टॉक, लेकिन फाइनली ग्रो करते-करते अब वो इतने क्वालिटी स्टॉक बन गए हैं कि अब वो हो चुके हैं आपके वैल्यू या कंपाउंडिंग स्टॉक। तो उस केस में 10% के ऊपर जा सकता है। रीज़न रीज़न ये है कि वो ऑलरेडी इमेंस प्रॉफिट में है आपके पोर्टफोलियो। तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा डेंट नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उस केस में मैंने कभी-कभी 10% या मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कभी-कभी 10% के ऊपर में जो जाता है, ये थियरी के हिसाब से जाता है जो आपको समझा रहा हूँ। लेकिन इन जनरल मैं पोर्टफोलियो में 3 टू 5% के रेंज में ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको इनफ डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। जी। और अब रही बात कि बेयर क्रॉप पोर्टफ़ोलियो स्टॉक है या नहीं है? और अगर हुँ। है तो इसमें मतलब कितना पैसा लगाया जाए या किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए? अभी लगाया जाए, थोड़ा नीचे के भाव पे लगाया जाए, कैसे किया जाए इसमें? देखिए, बायर क्रॉप अपने आप में कंपनी बहुत सुंदर है, कोई शक नहीं। लेकिन सेक्टर ऐसा है कि वो पोर्टफोलियो ग्रेड सेक्टर एग्री बेस्ड सेक्टर को हम पोर्टफोलियो बेस्ड तो सेक्टर नहीं कह सकते हैं। लेकिन बायो क्रॉप साइंसेज अपने आप में कंपनी बहुत ही अच्छी है, ना फंडामेंटल्स पे कोई क्वेश्चन है। इनफैक्ट एट करंट लेवल पे तो वैल्यूएशन पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं है। बिकॉज़ एग्री बेस्ड स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ओवरऑल, उसमें ये एक एक्सेप्शन है, इनके रिजल्ट ठीक हो रहे हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको कंपनी पे देखने को मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी है। बट स्टिल सेक्टर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है पोर्टफोलियो स्टॉक्स के हिसाब से। पोर्टफोलियो स्टॉक्स वो होते हैं जो एवरग्रीन सेक्टर होते हैं और लार्ज या अपर स्ट्राटा ऑफ मिड कैप स्टॉक होते हैं, जो कि लार्ज के जस्ट नीचे वाले जो लोग होते हैं, उस तरह के सेगमेंट में आप पोर्टफोलियो स्टॉक कह सकते हैं, जो कि आपको एक डिसेंट अर्ली डबल डिजिट का कंपाउंडिंग हमेशा देते हैं, वो पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं। ऑल टाइम फेवरेट जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ऑल टाइम फेवरेट हो सकता है, आईटी है, ऑल टाइम फेवरेट हो सकता है, फार्मा है, एफएमसीजी है। ये सब सेक्टर क्या है, आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स इसमें मिलेंगे, जहाँ पे ये सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है, हो सकता है। एग्री पोर्टफोलियो बेस्ड नहीं हो सकता है, जैसा मेरा अंदाजा है। लेकिन टाइम टू टाइम जब अपॉर्च्युनिटी आती है, उसमें काम कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअली बायर क्रॉप साइंसेज़ मुझे ठीक लग रहा था। 1-2 दिन पहले मैंने इसको देखना शुरू किया था।
ओनली थिंग जब ठीक लगता है तो बहुत तेज़ी से भाग जाता है, फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। एक दिन में ही देखिए ना, एक दिन में ही आपके 4,700 750 से सीधा 5,500 अभी इसमें करने को बचा क्या है इन्वेस्टमेंट स्टैंडपॉइंट से। बट एनीवेज़ वैल्यूएशन ठीक-ठाक है। बायोक्रॉप साइंसेज़ में आप थियरी यही कहती है कि उतना स्क्यूनेस नहीं रखना चाहिए, जस्ट इन केस आप करना भी चाहते हैं तो देखिए इमीडिएट ट्रेडिंग का सपोर्ट आपके पास है 5050 ओके। और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट है, जो पोजिशनल सपोर्ट बनता है जिसके हिसाब से, वो है अराउंड 4650 टू 4700 का रेंज। तो अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो थियरी या बुक ये कहता है कि ट्रेडिंग के लिए 5050 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप होना चाहिए और लॉन्ग ट्रेड होना चाहिए। लेकिन अगर पोजिशनल बेसिस पे कोई कुछ करना चाहता है तो उसके लिए जो स्टॉप शुरू होता है वो होता है इन बिटवीन 4800 भी एक डिसेंट बहुत अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा बेकिंग कर लीजिए 4650 उसके नीचे में पोजिशनल ट्रेड भी नहीं रहने चाहिए। यही एनालिसिस भी बताई जा सकती है। बाकी फ्यूचर पॉजिटिव इसका स्ट्रक्चर दिखता है और इन केस अगर ये चलता है तो आपका सवाल होगा कि कहाँ तक जा सकता है। आई थिंक एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 5600 अप अंटिल 6200 ये कहीं पे भी जाके इसका अपसाइड कल्मिनेट हो सकता है। जी। क्या इसे एक काफ़ी बड़े डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट माना जा सकता है? है, पोटेंशियल ब्रेकआउट है, लेकिन वो ब्रेकआउट तभी तक वैलिड है जब तक इसका थ्रोबैक 4700 के नीचे बंद ना होने दे। जी, यानी वापस वही लगभग जो आपने 4650 4660 के लेवल्स बताए हैं, वो हर तरह की संभावना के लिए वो एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा देखने के लिए। चलिए तो